प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मधुपुर विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। 2 मई को की जाएगी मतों की गिनती। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, नए वित्त वर्ष के पहले महीने में ही पूरी कर ली जाएगी बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी विकास वित्त संस्थान की स्थापना को मंजूरी। बाजार से बड़ी राशि जुटाने में मिलेगी मदद। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नहीं किया जाएगा रेलवे का निजीकरण, देश की संपत्ति है रेलवे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के मधुपुर विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। 2 मई को मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 30 मार्च तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए वित्त वर्ष के पहले महीने में ही बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। श्री सोरेन आज विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा बालू घाटों की नीलामी करने की मांग को लेकर हंगामा किए जाने के बाद सदन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो जाती तब तक पीएम आवास योजना, अंबेडकर आवास या अन्य निजी गृह निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बालू की ढुलाई को मुफ्त रखा जाएगा। सदन में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार बालू की बिक्री ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बताया कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि 2019-20 की राशि वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है और इसका पैसा जिलों को भेज दिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2020-21 और 2021-22 में कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से इस योजना के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का इस्तेमाल किसी सरकारी योजना के लिए नहीं कर रही। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निजी कंपनियों द्वारा दी गई राशि का इस्तेमाल मुख्यतः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विशेष स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि अगले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री बादल आज रांची में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किए जाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को आम आदमी तक पहुंचाना ही राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस अवसर पर विभाग की निदेशक श्रीमती नैन्सी सहाय ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे कोरोना को।
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस संस्थान से बाजार बड़ी राशि जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह संस्थान दीर्घ विधि कोष में भी सहायक होगी। श्रीमती सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी से विकास वित्त संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए शुरुआती अनुदान 5,000 करोड़ रुपए का होगा। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरकार इस संस्थान को कुछ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कोष की लागत कम हो सके। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। लोकसभा में 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे को देश की वृद्धि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे देश भर में 44 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 2 साल में रेल दुर्घटनाओं में किसी यात्री की मौत नहीं हुई। चतरा जिले में नक्सल प्रभावित लवालौंग थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान 7 शक्तिशाली केन बमों को बरामद किया है। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान निगम प्रसाद ने बताया कि ये सभी बम 5-5 किलो के थे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगाए गए थे। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते की टीम ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया। इधर खूंटी जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इनके पास से एक सिंगल बैरल देसी पिस्टल और 2 गोलियां मिली हैं। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड महामारी के नए मामलों में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी से एक भी मौत की खबर नहीं है। इनमें झारखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 30,39,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए, जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है।
अब तक देश भर में कुल 3,29,47,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 20,191 रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 96.65% हो गई है। देश में अब तक 1,10,27,543 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 131 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। मृतकों की कुल संख्या 1,58,856 हो गई है। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कृषि भवन में आज किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने खेती के जरिए आय दुगनी करने की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी ने किया। लोहरदगा जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़े के अंतर्गत जिले के सभी पंचायतों में पोषण से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लोहरदगा में किया जा रहा है। समाहरणालय परिसर से एक प्रचार रथ डीसी के द्वारा रवाना किया गया। इस प्रचार रथ के जरिए पोषण के 5 सूत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान पहले 1000 दिन के दौरान उचित स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, प्यार भरा हुआ तनाव मुक्त माहौल तथा सही देखभाल, बच्चे का पूरा विकास करने, पौष्टिक आहार का सेवन करने, एनीमिया से बचाव के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, दालें, पालक, दूध, पनीर का सेवन, आयरन युक्त भोजन करने, पानी पीने समेत अन्य विषयों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। सरकारी सेवा में राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार की जाएगी। यह जानकारी खेलकूद, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग ने धनबाद के विधायक राज सिन्हा के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। विभाग ने बताया है कि वर्ष 2020 में 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इनमें से एक को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। बाकी बचे खिलाड़ियों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही कई और खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गुमला जिले के आज झारखंड उच्च न्यायालय में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अवमानना वायदों और जनहित याचिकाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी लंबित वादों को 1 सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंची नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है। श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिनों में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों के तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। हालांकि 19 मार्च के बाद से एक बार फिर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 3 दिनों में रांची के उच्चतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार तक इसके 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मधुपुर विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को होंगे उपचुनाव। 2 मई को दी जाएगी मतों की गिनती। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, नए वित्त वर्ष के पहले महीने में ही पूरी कर ली जाएगी बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी विकास वित्त संस्थान की स्थापना को मंजूरी। बाजार से बड़ी राशि जुटाने में मिलेगी मदद। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नहीं किया जाएगा रेलवे का निजीकरण, देश की संपत्ति है रेलवे।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।